हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, हम जो हमारा टॉपिक है वो है आज लोकसभा। हमने पिछली वीडियो में राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। हम यहाँ संसद के पार्ट्स के वीडियो देख रहे हैं कि संसद के पार्ट कौन कौन से हैं, उनमें हमने किसको देखा है। हमने सब देख लिया है, राज्यसभा को कम्प्लीटली कर लिया है। उसके बाद में हम देख रहे हैं लोकसभा, और इसके बाद में हम पढ़ लेंगे राष्ट्रपति। तो हम चलें लोकसभा में। उससे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे पर्पज क्या है, वो पर्पज हमें पूरा करना है या नहीं करना है। मीन्स मतलब ये है मेरा कि आप जो भी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं उसको आप डेफिनेटली क्लियर करें, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की डिफिकल्ट्स नहीं आए। तो चलिए हम चलते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है वो फ्रेंड्स हमारा प्रतिनिधि सदन होता है। इसके जो उपनाम है उनकी बात कर लें तो इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इसको प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, और इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है ना। मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया है कि निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सदन, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और लोकसभा का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है। हमने पीछे पढ़ा संसद का उल्लेख कौन से में है, 79 में। फिर हमने पढ़ा राज्यसभा का उल्लेख कौन से में है, 80, और लोकसभा का कौन से में है, 81 में। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। लोकसभा जो है वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है और जनता इसमें प्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग करती है। तो चलिए हम देखते हैं। फिर इसके बाद में हम देखें कि जो लोकसभा है उसके जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं, वो प्रारंभिक सदस्य जो थे, स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था तो कितने सदस्य थे, 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती गई, फिर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय, राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो उस समय इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 520 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 520 कर दी गई। और बाद में कितनी हो गई, 525 निर्धारित कर दी। मीन्स ये हुआ कि 1956 में इसकी जो संख्या है वो 520 हुई, और उसके बाद में कितनी हो गई, 525 हो गई। किसकी हो गई, लोकसभा की। हम यहाँ लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे देश का क्या नहीं कर पाए, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाए। तो इसके लिए एक बार फिर से हमारे संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 31वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 1974 में। 1974 में 31वें संविधान संशोधन किया गया, और उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500, 520, 525 से बढ़कर कितनी हो गई, 552 निर्धारित कर दी गई। 552 जो निर्धारित की गई उसका रेशो हम निकालें तो वो निकला रेशो 530 प्लस 20 प्लस 2 इक्वल 552। मीन्स ये हुआ कि 530 सदस्य हैं वो तो संपूर्ण राज्यों से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। ठीक है ना, संपूर्ण राज्यों से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। 20 जो सदस्य हैं, 20 सदस्य किससे होंगे, टेरिटरी से, संघ शासित क्षेत्रों से। और 2 सदस्य किससे होंगे, राष्ट्रपति से। किससे होंगे, राष्ट्रपति से। मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। अब यहाँ 2 सदस्य जो हैं उनकी बात कर लें तो 2 सदस्य राष्ट्रपति किन्हें मनोनीत करेगा, आंग्ल भारतीयों को। किन्हें करेगा, आंग्ल भारतीयों को, इंडियन आंग्ल, है ना, आंग्ल भारतीयों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। अब दिमाग में ये आता है कि आंग्ल भारतीय होते क्या है, आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, वो हमारे सामने एक समस्या आती है। तो मैं इसको एक शॉर्ट में डेफिनेशन बताना चाहूँ तो आंग्ल भारतीय मीन्स होता है जो ब्रिटेन से भी संबंध रखता हो और भारत से भी संबंध रखता हो। मीन्स ये कि मान लीजिए कपल है तो उसमें हस्बैंड वाइफ है, उनमें से किसी एक का किसी देश से संबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड इंडियन है तो उसकी जो वाइफ है वो कौन होनी चाहिए, ब्रिटेन की होनी चाहिए। उनसे जो उत्पन्न संतान है वो क्या कहलाती है, आंग्ल भारतीय कहलाती है। तो उनका अगर लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति जी
2 सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं और ये 2 सदस्य मिलकर कितने हो जाते हैं, 552 हो जाते हैं। ठीक है ना, ये तो मैक्सिमम संख्या है। कितनी है, मैक्सिमम संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या है ये तो। अब वर्तमान में जो स्थिति है हमारे देश में वो कौन सी है, 545 की। कौन सी है, 545। 545 में है, डिवाइडेशन करें, 530 तो वही राज्यों से निर्वाचित सदस्य, 13 संघ-शासित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। तो कुल मिला कितने हो गए, 545 सदस्य। तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 545 है, जो जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। अब ये जो 545 संख्या जो निर्धारित की गई है, ये निर्धारित जो है वो जनसंख्या के आधार पर की गई है। राज्य का बड़ा और छोटा होने से मतलब नहीं है, यहाँ किस राज्य में कितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग इसकी संख्या क्या की गई है, निर्धारित की गई है। वैसे तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, यहाँ जनसंख्या को आधार मानकर क्या किया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे चलें, सर्वाधिक जो सीटें हैं लोकसभा में वो किसकी हैं, यूपी महाराष्ट्र की हैं, और यहाँ राजस्थान की जो सीटें हैं वो कितनी है, 25 है, महाराष्ट्र कितनी है, 48 है, और यूपी जो है उसकी कितनी है, 80 है। वही हमने पीछे देखा था राज्यसभा में, तो यही इनमें सर्वाधिक सीटें थी। इसके बाद में हम आगे देखें तो अनुच्छेद 82 आर्टिकल नंबर 82 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों का परिसीमन करने के लिए एक क्या होगा, परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। और इसके लिए इसमें अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान किया गया। अब हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग मीन्स ये होता है कि किसी राज्य की सीमा को घटाना और बढ़ाना। ठीक है ना, उसका दोबारा से क्या करना, सीमांकन करना होता है। इसके बाद में देखें 84वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2001 में। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ बेटा जी, 2001 में। और इसके अनुसार ये तय किया गया कि ये जो संख्या है या जो ये अधिकतम वाली संख्या है वो 2026 तक कैसी रहेगी, यथावत रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद में इसकी संख्या में बदलाव कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम आगे चले, निर्वाचन की जो स्थिति है वो जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनती है, और जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वो व्यक्ति लोकसभा के लिए क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है, बशर्ते वो किसी लोकसभा क्या राज्यसभा हो उसमें भी मतदान कर सकते हैं। हम यहाँ लोकसभा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लोकसभा की ही बात करेंगे कि अनुच्छेद 326 में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है वो मतदान करने योग्य है। यहाँ हम रिजर्वेशन की बात कर लें तो एससी समुदाय को 84 सीटें दी गई हैं और एसटी समुदाय को कितनी सीटें दी गई है, 47 सीटें दी गई हैं इसमें लोकसभा में। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा लोकसभा का वीडियो। वर्तमान में जो हम लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में जो लोकसभा है वो कौन सी चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप डेली बेसिस में एक टॉपिक का फिक्स रखें, एक टॉपिक निश्चित कर लें और उसको दिन भर में अचीव करने की कोशिश करें, ताकि जो आपको अचीवमेंट आपने फिक्स कर रखा है वो आप क्या कर सके, उसको अचीव कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो आगे हम चलेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे इसकी पदाधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले बात कर रहे थे लोकसभा की हमने निर्वाचन पद्धति पढ़ ली, किस प्रकार से निर्वाचन होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी कार्यकाल की बात कर लें। किसकी बात कर लें, कार्यकाल की बात करें तो जो कार्यकाल है वो इसका फिक्स किया गया है। कार्यकाल जो फिक्स किया गया है वो किया गया है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 83। कौन सा,
आर्टिकल नंबर 83 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इसकी जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा, 5 ईयर, 5 ईयर्स होगा। अब 5 ईयर्स कब होगा, कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, लोकसभा की जिस दिन प्रथम बैठक होगी उसी दिन को काउंट करते हुए 5 साल गिने जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 दिसंबर को इसकी प्रथम बैठक होती है, 5 दिसंबर को इसकी प्रथम बैठक होती है, तो इसी दिन से इसका कार्यकाल माना जाएगा और इसी दिन से इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, ये किस में है, आर्टिकल नंबर 83 में। इसके अलावा हम बात करें कि होता क्या है, कभी कभी इसका जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हो पाता और बीच में भी क्या हो सकता है, भंग हो सकता है, भंग हो सकता है। भंग कैसे हो सकता है, या तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कौन सा प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है इसमें कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। साथ में इसमें एक बात ये और जुड़ी गई है कि इमरजेंसी मतलब आपातकाल के समय अगर मान लीजिए आपातकाल, इसको हम ले लें, आपातकाल मान लीजिए 5 दिसंबर को लगने वाला है, आपातकाल 5 दिसंबर को लगेगा और 4 दिसंबर को क्या हो रहा है, इसका कार्य पूरा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो इस लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष 1 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपकी बात। अब हम थोड़ा आगे चलें। इसके अलावा एक हम बात और कर लें, कार्यकाल की बात कर लें। 1976 और 77 में भी एक सिस्टम किया गया कि जो 5 साल था इसका कार्यकाल, इसके कार्यकाल को 6 वर्ष करने की कोशिश की गई। 6 वर्ष किया गया, ठीक है ना, 6 वर्ष किया गया। कब, 1976 और 77 में इसका कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया, 6 वर्ष का कर दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं इसके पदाधिकारियों के बारे में कि इसके जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन है। ठीक है ना, कौन कौन से मतलब ये कि इसके पदाधिकारी कैसे बनते हैं। यहां हम बात करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो लोकसभा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। इसके लिए अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 93 का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखें, संविधान के अनुच्छेद 93 में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के लिए लोकसभा के सदस्यों में से ही 2 सदस्य चुने जाएंगे और एक अध्यक्ष होगा और दूसरा क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। अब जो अध्यक्ष है वो कौन बनता है,
जिस दल की सत्ता होती है उसी दल का कोई सदस्य क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है, और उपाध्यक्ष किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हम देख लें इन दोनों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने से पहले इनको 14 दिन पूर्व क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी, और बाद में प्रस्ताव लाया जाएगा। बाद में क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें अनुच्छेद 110, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई विधेयक धन या वित्त विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा लोकसभा से संबंधित वीडियो जो हमने पढ़ा। जहां तक मुझे नॉलेज था मैंने आपको जानकारी दी। अब उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आता है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा आपसे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरा फेसबुक पेज है डीवीजे एजुकेशन, उसको भी लाइक और शेयर करते हैं। साथ में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट PRBN_KRISH101, उसको भी लाइक और शेयर करते रहें। साथ में डेली मोशंस ऐप जो है उसमें PRBENJISIR प्रवीण जी सर के नाम से अकाउंट है, उसको भी आप शेयर और लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत।